हेलो दोस्तों, नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबर बिना देरी के बताएंगे, जहां सबसे पहले बताएंगे भारत, इजराइल, अमेरिका मिलकर करे हिंसक मुसलमानों का सफाया। दोस्तों बताएंगे किस इस बड़े नेता ने दे दिया है विवादित बयान मुसलमानों को लेकर। बताएंगे किस नेता ने दिया है ये बयान। तो वहीं ताइवान पर किया हमला तो नक्शे से खत्म हो जाएगा चीन, अमेरिका ने बनाया सबसे बड़ा प्लान। दोस्तों बताएंगे आखिर होने क्या वाला है कुछ बड़ा। तो वहीं कश्मीरी पंडित फिर भगाए जा रहे हैं, कौन लगा रहा उनके घरों में आग, क्या घाटी में लौट रही है 90 वाली दहशत। तो वहीं अमेरिका मुर्दाबाद, इजराइल मुर्दाबाद। जी हां, ईरान में नए राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण में लगे नारेबाजी। तो वहीं बलूचिस्तान में पाकिस्तान सरकार और बलूच आमने सामने, ग्वादर बना युद्ध का मैदान, हजारों लोग हुए इकट्ठा, शहबाज शरीफ की सिट्टी पिट्टी गुल। दोस्तों तो वहीं राहुल के चक्रव्यूह पर अनुराग ठाकुर का बड़ा हमला, कहा कुछ लोग एक्सीडेंटल हिंदू हैं, उनका ज्ञान भी एक्सीडेंटल है। दोस्तों आपको बताएंगे कैसे अनुराग ठाकुर और राहुल गांधी और अखिलेश यादव की लड़ाई में कूदे पीएम मोदी जी, कर दिया ये बड़ा काम। दोस्तों सारी जानकारियां आपको बताएंगे, बीमा योजना, लाडली बहनों से जुड़े सस्ते सिलेंडर से जुड़े सारी खबरें बताएंगे। बस आप वीडियो के अंत तक बने रहेगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले अपने देश भारत का पुरजोर समर्थन करते हैं तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कह दीजिएगा। तो बात करें पहली बड़ी खबर की, जहां भारत, इजराइल, अमेरिका मिलकर करें हिंसक मुसलमानों का सफाया। जी हां, सुब्रमण्यम स्वामी का विवादित बयान। बता दे बीजेपी का वरिष्ठ नेता और अक्सर विवादित बयान देने वाले सुब्रमण्यम स्वामी ने मंगलवार को एक और विवादित बयान देते हुए कहा कि भारत सरकार को इजराइल और अमेरिका के साथ मिलकर एक सैन्य गठबंधन बनाना चाहिए ताकि हिंसक मुसलमानों का सफाया किया जा सके, जो एक आवश्यक प्रभावी सैन्य निवारक उपाय है। स्वामी ने आगे कहा कि मुझे यकीन है कि तब तर्क संगत मुसलमान भी इस त्रिमूर्ति में शामिल हो जाएंगे। दोस्तों 84 साल के सुब्रमण्यम स्वामी ने अपने ट्वीट में कहा कि उन्हें लगता है कि यह समाधान होना चाहिए क्योंकि उन्हें यहूदी पुरुषों, महिलाओं और बच्चों पर क्रूर, बर्बर और गंदे हमले देखे हैं। सुब्रमण्यम स्वामी का यह बयान उस वक्त आया है जब अमेरिका, इजराइल और ईरान समर्थित लेबनानी आतंकवादी समूह हिजबुल्लाह के बीच पूर्ण युद्ध को टालने की कोशिश कर रहा है। ये तनाव तब भड़का है जब 27 तारीख को इजराइल के कब्जे वाले गोलान पर हुए हमले में 12 इजरायली युवकों की मौत हो गई थी, जिनमें से ज्यादातर बच्चे थे। जी हाँ दोस्तों, अब उस संक्षेप में सुब्रमण्यम जी का ये बयान दोस्तों विवादित है या फिर बिल्कुल सही बयान है, आपकी जो भी राय हो कमेंट में लिखकर अवश्य बताएगा। देखते हैं क्या कहती है भारत की जनता। तो वहीं ताइवान पर किया हमला तो नक्शे से खत्म हो जाएगा चीन, अमेरिका ने बनाया बड़ा प्लान। जी हां, अमेरिका और चीन के बीच तनातनी बढ़ती ही जा रही है। अमेरिका अपने आप को सुपर पावर बनाए रखना चाहता है, तो वहीं चीन भी इस रेस में आगे निकलना चाह रहा है। इसी बीच फोकस ताइवान की रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें चीन के खिलाफ एक नया विधेयक पेश किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी सीनेट सशस्त्र सेवा समिति के 2 सदस्यों ने एक दुदलीय विधेयक का प्रस्ताव रखा है। इस विधेयक के तहत अगर चीन ताइवान पर हमला करता है तो उस पर कई तरह के प्रतिबंध लगाए जाएंगे। सीनेट में पेश विधेयक में कहा गया है कि अगर चीन ताइवान पर सैन्य आक्रमण करता है तो उस पर प्रतिबंध लगाए जाएंगे। सीनेटर डैन सुलिवन और टेमी डकवर्थ ने 25 जुलाई को ताइवान अधिनियम 2024 के साथ पड़ोसी लोकतंत्रों के हमलावरों को लक्षित करने वाले प्रतिबंध या ताइवान अधिनियम 2024 के साथ खड़े होने की बात कही है। दोस्तों तो वहीं बता दें कश्मीरी पंडित फिर भगाए जा रहे हैं, आखिर कौन लगा रहा उनके घरों में आग, क्या घाटी में फिर से लौट रही है 90 की दशक वाली दहशत। बता दें कश्मीर में एक बार फिर कश्मीरी पंडित निशाने पर हैं, उन्हें उनकी ही जमीन पर फिर से बेदखल करने की घिनौनी साजिश रची जा रही है। कश्मीरी पंडितों के सुलगते घरों ने कई सवाल या निशान खड़े कर दिए हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या घाटी में 90 के दशक की दहशत फिर से लौट रही है, कश्मीरी पंडितों के घरों में आग क्यों लगाई जा रही है और इसके पीछे कौन है। पहले आपको घटना के बारे में बताते हैं। दरअसल दक्षिण कश्मीर में कश्मीरी पंडितों के 5 घरों को आग के हवाले कर दिया गया। अनंतनाग के मट्टन इलाके के लोन मोहल्ला में रविवार आधी रात तकरीबन 1 बजे कश्मीरी पंडित के मकान से अचानक आग के शोले दिखने लगे। आग की चपेट में आकर पास के और मकान भी जलकर खाक हो गए। ऐसे में जम्मू कश्मीर पुलिस ने मामला दर्ज करके आग के कारणों की जांच शुरू कर दी है। कश्मीर से बाहर रहने वाले कश्मीरी पंडित समुदाय के सदस्यों का आरोप है कि आग कश्मीरी पंडित समुदाय को डराने और उन्हें घाटी में वापस आने से रोकने के लिए लगाई गई थी। राजनीतिक दल नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कहा है कि वे मट्टन अनंतनाग में कई घरों को नष्ट करने वाली दुखद आग के बाद कश्मीरी पंडित भाइयों के साथ एकजुट हैं। जी हां दोस्तों, कई पंडित समुदायों ने सरकार को चेतावनी भी दी है कि घाटी में आतंकवाद अभी भी खत्म नहीं हुआ, लेकिन ये घटनाएं भी उनको डरा नहीं पाएंगी। बहरहाल दोस्तों, क्या घाटी में वाकई में 90 की दशक वाली दहशत वापस लौट रही है? इस पर आपकी जो भी राय हो कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। अगर आप भी मानते हैं मोदी सरकार को फिर एक बार जम्मू कश्मीर पर कड़ा एक्शन लेना
लेना चाहिए, यानी कि आतंकवादियों पर कड़ा एक्शन लेना चाहिए और पाकिस्तान जैसे देश को भारत में अटैक करवाने के लिए करारा जवाब मिलना चाहिए। तो अपनी राय अवश्य दीजिएगा। तो दोस्तों वहीं बता दें, अमेरिका मुर्दाबाद, इजराइल मुर्दाबाद। जी हाँ, ईरान में नए राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण में बड़ी नारेबाजी। आखिर कैसे सुधरेंगे ईरान में हालात, बता दें ईरान के नए राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने मंगलवार को शपथ ली। उन्होंने ओथ लिया। उन्होंने इस महीने की शुरुआत में चुनाव जीतकर दुनिया के साथ संबंधों को बेहतर बनाने और देश में सामाजिक स्वतंत्रता पर प्रतिबंधों को कम करने का वादा किया था। पेजेश्कियन को बाकी राष्ट्रपतियों के मुकाबले उदारवादी माना जा रहा है। उन्होंने शपथ ग्रहण के बाद संसद सत्र में विदेशी गणमान्य व्यक्तियों की मौजूदगी में कहा कि हम दुनिया के साथ रचनात्मक और प्रभावी बातचीत करेंगे, जिसका सीधा प्रसारण सरकारी टेलीविजन पर किया गया। दोस्तों, उनकी जीत ने पश्चिम के साथ ईरान के शत्रुतापूर्ण संबंधों में सुधार की उम्मीद जगाई है, जिससे विश्व शक्तियों के साथ उसके परमाणु गतिरोध को कम करने के अवसर पैदा हो सकते हैं। तो वहीं बता दें, बलूचिस्तान में पाकिस्तान सरकार और बलूच आमने सामने, ग्वादर बना युद्ध का मैदान, हजारों लोग हुए इकट्ठा। बलूचिस्तान के लोगों के साथ चीन और पाकिस्तान की तरफ से किए जा रहे अत्याचार के खिलाफ अब बलूच एकजुट हो रहे हैं। वैसे तो बलूचिस्तान पाकिस्तान का एक प्रांत है, लेकिन यहाँ के लोग पाकिस्तान की सरकार के खिलाफ है। इनका आरोप है कि पाकिस्तान और चीन बलूचिस्तान के संसाधनों को, रिसोर्सेस को लूट रहे हैं। उनके अपने खिलाफ हो रहे अत्याचार के खिलाफ बलूच यकजहती कमेटी ने ग्वादर में प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है। मांगे पूरी नहीं होने तक प्रदर्शन का ऐलान किया है। बलूच यकजहती कमेटी यानी BYC की सेंट्रल आयोजक डॉक्टर मेहरंग बलूच ने मांगे पूरी न होने पर ग्वादर में अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन की घोषणा कर दी है। तो वहीं बता दें, इजराइल ने ले लिया गोलान हाइट्स हमले का बदला, बेरूत में हिजबुल्लाह कमांडर को उड़ा दिया। जी हाँ, इजराइल के कब्जे वाले गोलान हाइट्स पर पिछले हफ्ते शनिवार को हमले के बाद खाड़ी क्षेत्र में स्थिति बेहद तनावपूर्ण बनी हुई है। इजराइल ने इसके लिए लेबनान के ईरान समर्थित गुट हिजबुल्लाह को जिम्मेदार बताया था और उसके सबक सिखाने की बात भी कही थी। अब इजराइल की ओर से दावा किया गया है कि लेबनान की राजधानी बेरूत पर किया गया हमला कामयाब रहा, जिसमें हिजबुल्लाह कमांडरों में से एक मारा गया। इजरायली सेना ने बताया कि उसकी ओर से कल मंगलवार को राजधानी बेरूत में चरमपंथी हिजबुल्लाह कमांडर फौद शुकर के खिलाफ लक्षित हमला किया गया। हमले में वो मारा गया। तो वहीं बता दें, भारत 2 मोर्चों पर फंस गया। दोस्तों, इजराइल अकेले 7 मोर्चों पर लड़ रहा है युद्ध। नेतन्याहू ने कहा जीत कर ही दम लेंगे। दरअसल इजराइल इन दिनों 7 अलग अलग मोर्चों पर युद्ध लड़ रहा है। इस कारण इजरायली सेना को भारी नुकसान भी उठाना पड़ रहा है। ऐसे में भारत 2 मोर्चों पर खतरों का सामना कर रहा है। इसमें सबसे बड़ा खतरा चीन से है। चीन लगातार लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से सटे इलाकों में बुनियादी ढांचों का निर्माण कर रहा है। इससे भारत के लिए खतरा बढ़ता ही जा रहा है। दूसरा मोर्चा पाकिस्तान का है। पाकिस्तान भी लाइन ऑफ कंट्रोल से सटे इलाकों पर आतंकवादियों को संरक्षण दे रहा है और भारत में घुसपैठ के लिए प्रोत्साहित कर रहा है। इससे भारतीय सेना को अपना ध्यान दोनों मोर्चों पर लगाना पड़ रहा है। तो वहीं बता दें, रूस का महायुद्धाभ्यास समुद्र में उतारी पूरी की पूरी नौसेना आर्कटिक, प्रशांत, बाल्टिक, कैस्पियन में युद्धाभ्यास करना शुरू कर दिया है। बता दें, रूसी नौसेना ने आर्कटिक और प्रशांत महासागरों के साथ साथ बाल्टिक और कैस्पियन सागरों में अपने अधिकांश बेड़े को शामिल करते हुए नियोजित अभ्यास शुरू किया है। इसकी जानकारी रूसी रक्षा मंत्रालय ने मंगलवार को दी है। अधिकांश सैन्य विश्लेषकों का मानना है कि रूस के पास संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन के बाद दुनिया की तीसरी सबसे शक्तिशाली नौसेना है। इसके अलावा रशिया के पास एक महत्वपूर्ण बैलिस्टिक मिसाइल परमाणु पनडुब्बी बेड़ा भी है। रूसी नौसेना के इस अभ्यास में 20,000 नौसैनिक और 300 जहाज शामिल है। ये अभ्यास सभी स्तरों पर नौसेना की तत्परता और क्षमताओं का परीक्षण करेगा। रूसी रक्षा मंत्रालय ने बताया कि अभ्यास में 300 से अधिक युद्धाभ्यास शामिल होंगे। जी हाँ, तो वहीं आपको बता दें, भारत में तेजी से बनेंगी AK-203 राइफलें। रूसी कलाक्जिकोव ने किया सबसे बड़ा ऐलान। बता दें, रूसी हथियार निर्माता JSC यानी कि कलाशनिकोव कंसर्न ने भारत में लाइसेंस उत्पादन समझौते के तहत AK-203 राइफल के उत्पादन को लेकर बड़ा ऐलान किया है। कलाशनिकोव कंसर्न ने मंगलवार को एक बयान में कहा है कि उसने भारत में अपने राइफल के निर्माण के लिए 2024 के पहले 6 महीनों में 3000 से अधिक तकनीकी उपकरणों और औजारों का निर्माण करेगा। इससे भारत में AK-203 के उत्पादन में तेजी आएगी और जल्द ही अनुबंधित राइफलों की संख्याओं को पूरा कर लिया जाएगा। दोस्तों, मॉस्को स्थित कलाशनिकोव कंसर्न ने आगे बताया है कि हथियार और टूलिंग उत्पादन इकाइयां इन औजारों के निर्माण में शामिल थी। तो वहीं बता दें, भिखारियों का सप्लायर बन गया पाकिस्तान। सऊदी और UAE के लिए सिरदर्द बने पाकिस्तानी महिलाओं के साथ कर रहे बदसलूकी। जी हाँ, पाकिस्तान खुद को हमेशा मध्य पूर्व में अमीर मुस्लिम देशों का सबसे करीबी दिखाने की कोशिश करता रहता है, लेकिन ये देश पाकिस्तान को किस
नजर से देखते हैं ये जानकारी हैरान करने वाली है। जी हाँ, सऊदी अरबिया और यूएई तो पाकिस्तान को भिखारियों का देश मानने लगे हैं। मध्य पूर्व के देशों के लिए पाकिस्तानी प्रवासी सबसे बड़ी मुसीबत बन चुके हैं। पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट के अनुसार कई खाड़ी देशों ने पाकिस्तानी प्रवासियों के बारे में अपनी चिंता जाहिर की है। इसका खुलासा प्रवासी पाकिस्तानियों पर सीनेट की परमानेंट समिति के दौरान हुआ है। पाकिस्तानी प्रवासियों के सचिव डॉक्टर अरशद ने मंच को बताया कि सऊदी अरबिया, संयुक्त अरब अमीरात, कतर और कुवैत ने प्रवासी पाकिस्तानियों से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर आपत्ति जताई है। दोस्तों, सीनेट की इसी अस्थायी समिति ने सितंबर 2023 में खुलासा किया था कि देश छोड़ने वाले पाकिस्तानियों में सबसे ज्यादा भिखारी विदेश जाते हैं। बताया गया था कि पाकिस्तानी भिखारी जियारत यानी तीर्थ यात्रा की आड़ में इराक और सऊदी अरबिया की यात्रा करते हैं। अधिकांश लोग उम्रा वीजा पर जाते हैं और वहां पहुंचकर भीख मांगने की गतिविधियों में शामिल हो जाते हैं। सचिव ने बताया था कि सऊदी अरबिया में गिरफ्तार किए गए भिखारियों में 90% पाकिस्तानी ही थे। जी हाँ, बड़ी ही शर्मनाक खबर है पाकिस्तान की शहबाज सरकार के लिए, जो आतंकवाद को फंडिंग देती है, लेकिन देश के लोगों की ऐसी नौबत लाकर खड़ी कर दी है कि वो भीख मांगने लगे हैं। और वो विदेश में जाते भी हैं तो सिर्फ भीख मांगने के लिए ही जाते हैं और भीख मांग के पैसा इकट्ठा होते ही वापस आ जाते हैं। बहरहाल दोस्तों, इस पर आपकी राय तो बनती है, तो वहीं आपको बता दें, प्रचार पर कमला हैरिस खर्च कर रही करोड़ों रुपए, 50 मिलियन अमेरिकी डॉलर के विज्ञापन से वोटरों को लुभाने की कमला हैरिस की कोशिश। जी हाँ, डेमोक्रेटिक पार्टी की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार कमला हैरिस के राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए अमेरिका में प्रचार अभियान के तहत मतदाताओं को ये याद दिलाया जाएगा कि वो कौन है ये योद्धा। एक योद्धा जो कभी भी अमेरिकी लोगों की ओर से शक्तिशाली और विशेष हितों का सामना करने से नहीं डरती। ये विश्वास दिलाया जाएगा अमेरिकी नागरिकों के मन में इतने करोड़ों रुपए का प्रचार करके। तो वही बता दें, राष्ट्रपति पद के लिए बाइडेन से भी खराब उम्मीदवार है कमला हैरिस। जी हाँ, डोनाल्ड ट्रंप का भारतवंशी नेता कमला पर वार। दरअसल अमेरिका में राष्ट्रपति पद के लिए रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार और पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उपराष्ट्रपति और चुनाव में डेमोक्रेटिक उम्मीदवार कमला हैरिस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कमला हैरिस राष्ट्रपति बाइडेन से भी खराब उम्मीदवार है। वहीं बाइडेन की तुलना में कहीं अधिक कट्टर वामपंथी है। हैरिस को उम्मीदवार बनने के बाद पहली बार ट्रंप ने एक साक्षात्कार में कई सवाल उठाए। ट्रंप ने कहा कि मुझे लगता था कि वो मुझसे थोड़ी छोटी है, मगर वो 60 साल की है। छोटी उम्र में वो बड़े खेल की बात कर रही है, मगर उनका खेल पहले से ही बहुत खराब है। वो सीमा पार से आई है, लेकिन ये दिखाने की कोशिश करती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। वो पुलिस को बदनाम करना चाहती है। वो सीमाओं को खोलने और किसी को भी देश में आकर बसने और नागरिकता देना चाहती है। ये बहुत बुरी हालत है। उन्होंने कहा कि हमारे देश में कभी ऐसी स्थिति नहीं थी। हमारे देश में 20 मिलियन लोग बाहरी देशों से आए हैं। अब तक ये आंकड़ा बढ़ गया है। इससे देश तीसरे विश्व युद्ध में फंस सकता है, ये कहना है दोस्तों कटाक्ष किया है डोनाल्ड ट्रंप ने कमला हैरिस पर। तो वहीं आपको बता दें, वायनाड में आसमान से बरसी आफत, खिसके पहाड़, भूस्खलन ने ली 126 की जान, सैकड़ों अब भी फंसे, राज्य में 2 दिन का शोक। जी हाँ, केरल के पहाड़ी जिले वायनाड में आसमान से आफत बरसी है। मंगलवार को कई जगहों पर बारिश के बाद भूस्खलन यानी लैंडस्लाइड की घटनाएं सामने आने लगी। भूस्खलन से वायनाड जिले में मरने वालों की संख्या 123 हो गई है। सैकड़ों लोगों के मलबे में अभी भी फंसने होने की आशंका है। स्थानीय अधिकारियों का कहना है कि मृतकों की संख्या और भी ज्यादा बढ़ सकती है। राहत और बचाव कार्य के अभियान में और तेजी लाई गई है। दोस्तों, बारिश के चलते हुए भूस्खलन में इतनी संख्या में लोगों की जान जाने के बाद केरल के मुख्यमंत्री विजयन ने गहरा दुख जताया है। तो वहीं बता दें, कुवैत से भागकर यूके में बसा अब इस द्वीप को इस्लामिक देश बनाने की फिराक में है ये मौलवी। दोस्तों, 85 साल से वीरान पड़े स्कॉटलैंड के टोरसा द्वीप को कट्टरपंथी मुस्लिम मौलवी शेख यासर अल हबीब खरीदने की तैयारी कर रहे हैं। मौलवी इस द्वीप पर स्कूल, अस्पताल और मस्जिद बनवाएंगे। इसे खरीदने की बातचीत अंतिम दौरे में है। द मेल की रिपोर्ट के अनुसार वो इसे एक इस्लामिक स्टेट बनाना चाहता है, शरिया कानून का पालन करना चाहता है। 1.6 किलोमीटर लंबा यह द्वीप 85 साल से वीरान पड़ा है। पिछले साल ही 15 लाख पाउंड करीब 16.16 करोड़ रुपए में बेचने के लिए इसका विज्ञापन निकाला गया था। यहाँ पड़ोसी द्वीप लुइंग और सोइल से नाव के जरिए समुद्र के रास्ते पहुंचा जा सकता है। तो वही बता दें, बांग्लादेश में जमात इस्लामी पर प्रतिबंध। हसीना ने कहा विदेशी तकनीकी से कराई जाएंगी मौतों की जांच। जी हां, बांग्लादेश सरकार ने सरकारी नौकरियों में आरक्षण को लेकर देश भर में हुए छात्रों के हिंसात्मक विरोध प्रदर्शन के बाद मंगलवार को जमात इस्लामी पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। बांग्लादेश सरकार ने कट्टरपंथी पार्टी पर आंदोलन का फायदा उठाने का आरोप लगाया है, जिसमें कम से कम 150 लोग मारे गए थे। जानकारी के मुताबिक जमात इस्लामी पर प्रतिबंध लगाने की बात सत्तारूढ़ प्रधानमंत्री शेख हसीना की अवामी लीग के नेतृत्व वाले 14 पार्टी गठबंधन की बैठक के एक दिन बाद सामने आई है, जिसमें एक प्रस्ताव पारित किया गया था कि पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया बांग्लादेश नेशनल पार्टी की सहयोग
सहयोगी जमात को राजनीति से प्रतिबंधित किया जाना चाहिए। दोस्तों वही बता दें, तानाशाह किम जोंग उन को मोटापे के कारण डायबिटीज, ब्लड प्रेशर का दावा। जी हाँ, 140 किलो हुआ वजन, विदेश में दवाइयां ढूंढ रहे हैं नॉर्थ कोरिया के अधिकारी। दरअसल नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उनका वजन दोबारा बढ़ गया है। इसकी वजह से वे ब्लड प्रेशर और डायबिटीज जैसी बीमारियों से जूझ रहे हैं। साउथ कोरिया की खुफिया एजेंसी नेशनल इंटेलिजेंस सर्विस ने सोमवार को बताया कि नॉर्थ कोरिया के अधिकारी किम जोंग उनका वजन कम करने के लिए विदेश में दवाइयां खोज रहे हैं। 40 साल से किम जोंग उन बहुत ज्यादा शराब पीते हैं और स्मोकिंग भी करते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक उनका वजन 140 किलो तक पहुंच गया है। इससे पहले 2021 में किम जोंग उन ने डाइट में बदलाव के बाद अपना वजन घटाया था। बढ़ते वजन की वजह से किम जोंग को हार्ट से जुड़ी बीमारियों का खतरा बढ़ गया है। दोस्तों वही बता दें, कुछ लोग एक्सीडेंटल हिंदू, उनका ज्ञान भी एक्सीडेंटल। जी हाँ, राहुल के चक्रव्यूह पर अनुराग ठाकुर का बड़ा हमला। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने मंगलवार को लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर पलटवार करते हुए कहा कि उन्हें ये पता होना चाहिए कि एलओपी यानी विपक्ष के नेता का मतलब लीडर ऑफ प्रोपेगेंडा यानी दुष्प्रचार के नेता नहीं होता है। उन्होंने बजट पर चर्चा में भाग लेते हुए ये भी कहा कि राहुल गांधी को रील का नेता नहीं बनना चाहिए और ये समझना चाहिए कि रियल नेता बनने के लिए सच बोलना पड़ता है। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कांग्रेस नेता पर निशाना साधते हुए कहा कि जो एक्सीडेंटल हिंदू है उनका महाभारत का ज्ञान भी एक्सीडेंटल है। उन्होंने कहा, एक नेता ने कमल पर कटाक्ष किया, न जाने क्या दिक्कत है, कमल को बुरा दिखाने का प्रयास किया गया। जनता ने हमें लगातार तीसरी बार सत्ता में बैठाने का काम किया है। कमल भाजपा का चुनाव चिन्ह है। ठाकुर ने आरोप लगाया कि आप यानी राहुल गांधी कमल का अपमान नहीं कर रहे हैं, आप भगवान शिव बुद्ध का अपमान कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, तो वहीं बता दें, आखिर पीएम नरेंद्र मोदी जी इस लड़ाई में कूदे। संसद के मॉनसून सत्र के 7वें दिन यानी मंगलवार को अग्निवीर और जातिगत जनगणना के मुद्दे पर बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर, कांग्रेस नेता राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव भिड़ गए। दोस्तों, अनुराग की पहले अग्निवीर योजना को लेकर अखिलेश यादव से नोक झोंक हुई, वहीं इसके बाद उनकी जाति जनगणना पर राहुल गांधी से भिड़त हो गई। इस बीच इन तीनों की लड़ाई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की एंट्री हुई। पीएम मोदी ने अनुराग ठाकुर के संसद का भाषण सोशल मीडिया पर शेयर किया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अनुराग ठाकुर के संसद भाषण का वीडियो शेयर किया। इसके साथ ही उन्होंने लिखा है कि मेरे युवा और ऊर्जावान सहयोगी अनुराग ठाकुर के इस भाषण को अवश्य सुनना चाहिए। तथ्यों और हास्य का एक आदर्श मिश्रण इंडी गठबंधन की गंदी राजनीति को उजागर करता है। जी हाँ दोस्तों, तो वही बता दें, राहुल गांधी की बढ़ सकती है मुश्किलें। महिला विरोधी टिप्पणी को लेकर कर्नाटक हाई कोर्ट में याचिका दायर। जी हाँ, कर्नाटक में गत मई में भाषण के दौरान कथित रूप से महिला विरोधी बयान को लेकर लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के खिलाफ कर्नाटक हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है। अखिल भारतीय दलित कार्य समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष चीना रामू ने यह याचिका दायर की है। एक अधिवक्ता ने बताया है कि याचिका पर सुनवाई होने या न होने के संबंध में अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है। यह विवाद कर्नाटक में गांधी के उस सार्वजनिक भाषण से उपजा है जिसमें उन्होंने कथित तौर पर हासन के पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना पर सामूहिक बलात्कार करने और घटनाओं को रिकॉर्ड करने का आरोप लगाया था। याचिका में कांग्रेसी नेता के बयानों की ओर इशारा करते हुए कहा कि बिना सबूत के ऐसे गंभीर आरोपों के गंभीर परिणाम हो सकते हैं। पूर्व में भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा के राष्ट्रीय महासचिव रहे रामू ने ये भी बात कही कि राहुल गांधी के आरोपों के पक्ष में कोई सबूत नहीं है। तो दोस्तों वही बता दें, लगातार क्यों सियासी बम फोड़ रहे हैं अधीर रंजन चौधरी, कहा तब जाना कि प्रदेश अध्यक्ष नहीं हूँ, क्या कांग्रेस में अलग थलग पड़ गए हैं। ये बता दें, अधीर रंजन चौधरी ने आखिरकार मंगलवार शाम को पश्चिम बंगाल कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि लंबे समय से वो इस पद पर अस्थायी तौर पर से काम कर रहे थे और एक दिन अचानक पार्टी की मीटिंग में उन्हें पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हो जाने की जानकारी मिली। हालांकि लोकसभा चुनाव 2024 के पहले से ही उनके बयान बंगाल और उसके बाहर सियासी बम फोड़ने वाले रहे हैं। अपने पद से इस्तीफे के बाद एक इंटरव्यू में कांग्रेसी नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि जिस दिन मल्लिकार्जुन खड़गे पार्टी अध्यक्ष बने, कांग्रेस के संविधान के मुताबिक देश में पार्टी के बाकी सभी पद अस्थायी हो गए, यहाँ तक कि मेरा पद भी अस्थायी हो गया जबकि मुझ चुनाव चल रहा था। मल्लिकार्जुन खड़गे ने टेलीविजन पर कहा कि अगर आवश्यक हुआ तो मुझे बाहर रखा जाएगा, जिससे मैं परेशान हो गया। तो वहीं बता दें, राम मंदिर का निर्माण कार्य पड़ गया धीमा, सैकड़ों मजदूरों ने छोड़ दिया काम आखिर क्यों नहीं आ रहे हैं वापस। बता दें, अयोध्या के राम मंदिर स्थल पर मजदूरों की कमी के कारण निर्माण कार्य धीमा हो गया है। राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने यह जानकारी दी। राम मंदिर का निर्माण कर रही लार्सन एंड टर्बो कंपनी को उन्होंने कुछ जरूरी निर्देश भी दिए हैं। मिश्रा ने कहा कि वो दिसंबर 2024 तक की समय सीमा में मंदिर निर्माण पूरा करने के लिए तुरंत मजदूर बढ़ाए। पिछले 3 महीनों में निर्माण का काम धीरे धीरे धीमा हो गया है क्योंकि निर्माण में शामिल 8,000-9,000 मजदूरों में से आधे मजदूर काम छोड़कर चले गए हैं। तो वही बता दें,
दें आंगनबाड़ी सहायिकाओं के लिए बीमा योजना, लाडली बहनों को सस्ता गैस सिलेंडर। जी हाँ, महिला बाल विकास विभाग में काम करने वाली आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की कवर का लाभ मिल सकेगा। इस योजना के संचालक पर प्रदेश में 2 साल में 12 करोड़ 10 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। वही लाडली बहन योजना से जुड़ी महिलाओं को ज्वाला योजना के तहत 450 में सस्ता रसोई गैस सिलेंडर फिर दिया जाएगा। कैबिनेट की बैठक में इन प्रस्तावों पर चर्चा की गई। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के समस्त गैस कनेक्शन धारी उपभोक्ताओं और गैर PMUY अंतर्गत गैस कनेक्शन धारी लाडली बहनों को जुलाई 23 फरवरी 2024 की अवधि में महावर गैस सिलेंडर रिफिल पर अनुदान की राशि का भुगतान शक्कर क्रय पर राज्य के अनुदान से किया गया था। अब आपको बता दें फिर सोने की कीमत में बदलाव। यह है आज 10 ग्राम का नया भाव। बता दें अपने शहरों का भी 30 जुलाई का लेटेस्ट रेट। दोस्तों अगस्त से पहले सोना और चांदी के भाव में उतार चढ़ाव का दौर जारी है। आज यानी कि 31 जुलाई है, लेकिन कल के सोने के रेट आपको बताते हैं जहां कीमतों में बड़ा परिवर्तन आया है। सोने के दाम में 10 रुपए तो चांदी की कीमत में 100 रुपए का उछाल देखने को मिला है। नए रेट क्या है वो आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। बहरहाल ये थी अभी की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी, बेहतरीन लगी होगी। थोड़ी भी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कह दीजिएगा। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।